कन्हैया कुमार का ये कहना है, जो अपनी बीवी का नहीं हो उसकी गारंटी हम क्यों माने। जैसे ये कन्हैया कुमार जैसे हैं या ये भैया जैसे आए वैसे हैं, ऐसे कुछ लोग हमारे समाज में हैं जो फालतू की बातों को उठाते हैं। अब मुझे बता दो, ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर बता दो जिसकी बहन आज चाय बेचती हो। योगी की बहन आज भी चाय बेच रही है। जब हम गाड़ी लेके बाहर निकलते थे ना मैडम, तो जो लेडीज बैठी होती थी उनके लिए झाड़ियाँ ढूंढनी पड़ती थी बाहर जाके। और आज के डेट में इन्होंने इतना अवेयर किया कि गाँव से लेके हर जगह लोग जो है टॉयलेट में जाते हैं, कम से कम दरवाजा बंद होता है। जब चार्जशीट फाइल हुआ, ठीक है, और अरेस्ट हुआ, तो अरेस्ट होने के बाद अरेस्ट करने की जिम्मेदारी पुलिस की थी। कन्हैया कुमार 15 दिन जेल में तो गए, सबको पता है ना, जेल में गए। उसके बाद जब केस होता है तो दिल्ली हाई कोर्ट में उनका केस चलता है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूशन में दिल्ली हाई कोर्ट में केस कौन लड़ेगा? दिल्ली सरकार का जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन है, मतलब कि केजरीवाल को एक लॉयर चुनना पड़ेगा और वो जाएंगे। उन्होंने कभी वो लॉयर दिया ही नहीं मैम। आज तक वो एक सेकंड सुन लीजिए, आज तक वो केस वहां पे निलंबित है, ठीक है। आप केस की जबकि चार्जशीट है। दूसरा नंबर शैला रशीद उन्हीं के साथ थी, ठीक है। अभी उनका एक ANI पे पॉडकास्ट में स्मिता जी के साथ इंटरव्यू आया जहां पे उन्होंने मुंह पे कहा, ठीक है, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैं एक क्रिटिकल एनालिसिस करने वाली स्टूडेंट थी मोदी जी की, लेकिन अब मैं कश्मीर के हालात को देख के फैन हो गई हूं उनकी, ठीक है। उन्होंने सारा क्रिटिसिज्म झेलने के बाद भी कंस्ट्रक्टिव राजनीति, राष्ट्रवाद की राजनीति करते हुए कश्मीर का जो हालात है आज, ठीक है, वो वहां पे लेने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने मुंह पे कहा कि हाँ हमने वो नारे लगाए थे, ठीक है, अब चेंज हुए हैं। तो कन्हैया कुमार की अरेस्ट की बात हुई। एक दूसरा, आपने कहा कि प्रूफ नहीं है। JNU में होने वाले सारे धंधे, सारे, आप अभी चले जाओ ना, थोड़े दिन पहले आप यही कैमरे से चले जाओ, ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे क्या वहां पे छपे नहीं है? लगने वगने की बात छोड़ दीजिए, क्या छपे नहीं है? नंबर 1। नंबर टू, अभी हमारा जो राम मंदिर बन रहा है मैम, देखो ना आप, 1991-92 में वहां पे 40 पन्नों की अरुंधति रॉय की एक पुस्तिका छपती थी और वो चलती थी वहां पे, ठीक है। हाँ, वो पुस्तिका छपती थी कि राम के खिलाफ। क्या प्रूफ है आपके पास? अरुंधति रॉय को संस्कृत आती है मैम? क्या आती है अरुंधति रॉय का संस्कृत? उर्दू भी नहीं आता उसको फारसी कुछ नहीं आता। कहाँ की इतिहासकार मैम? वो हमें बताएंगी कि हमारे देश का इतिहास क्या है जो संस्कृत में छपा हुआ है, ठीक है। तो जो प्रूफ की आप बात कर रहे हैं, अगर केस चलने देंगे मैम तो वो प्रूफ 100% आएंगे, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले जब ये अभी वो परिवार ये खाली, मतलब हाँ, वो जो बंदे चले गए, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी के वो परिवार है, तो भैया ने कहा कि मोदी जी के तो 140 करोड़ परिवार है। कन्हैया कुमार ने अभी 2 दिन पहले एक स्पीच दिया है, उसमें वो कह रहे हैं कि जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, जो गारंटी उन्होंने 7 फेरे से दी थी, कन्हैया कुमार का ये कहना है, जो अपनी बीवी का नहीं हो उसकी गारंटी हम क्यों माने? उन्होंने गारंटी तो दी नहीं थी, उनकी शादी के तो प्रूफ है नहीं इनके पास। यही केजरीवाल, ठीक है, मैं गुजरात, शादी की अगर तस्वीर नहीं है, शादी के अगर प्रूफ नहीं है, तो क्या शादी नहीं हुई है मोदी की? वो तो मोदी ने खुद एक्सेप्ट। नहीं, सो और एक लास्ट चीज, ठीक है। तो यही गुजरात में उन्होंने कहा कि मोदी जी की डिग्री का प्रूफ नहीं है, ठीक है। मैम शीला भट्ट ने तो वहीं आके बोल दिया। शीला भट्ट एक सीनियर जर्नलिस्ट है जिसका थोड़े दिन पहले वो दाऊद के साथ एक फोटो वो जो वायरल हुआ था, आप लोगों को, बहुत बड़ी जर्नल, पिछले 60 सालों से जर्नलिज्म कर रही है गुजरात और महाराष्ट्र में, ठीक है। उन्होंने कह दिया कि भाई मैंने देखा है, मैंने इंटरव्यू किया है, मोदी के प्रोफेसर लोगों का इंटरव्यू तक किया है, सारे प्रूफ है, मानने को तैयार नहीं है। यही केजरीवाल के विरुद्ध गुजरात हाई कोर्ट लताड़ पे लताड़ लगा रही है कि आके बोलो या तो माफी मांगो कि भाई मोदी जी का प्रूफ है, उन्होंने डिग्री पढ़ाई की है। और कौन से पढ़े लिखे बाकी के लोग हैं जो जेल में जा रहे हैं, इनको तो जेल से चलानी है। सबसे पहले वो भैया एक और सवाल उठाया था मोदी जी पे कि वो ये कह रहे थे कि वो शूट करा रहा था। सबसे पहले मेरा कहने का मतलब ये है कि सतपाल मलिक जब राज्यपाल था, बीजेपी ने उसको राज्यपाल बनाया। यदि मैं कोई पार्टी से असहमत हूँ, मैं किस पार्टी में हूँ, उसी टाइम मैं उसका विरोध करूँ कि भाई ठीक है, मैं राज्यपाल हूँ, मैं आपका इस्तीफा देता हूँ आपको, और आपने ये गलत किया। अब जब इसके 4 साल हो गए, वो निकल गए, राज्यपाल बन के हट गए, उसके बाद से बोल रहे हैं
कि ये हो गया वो हो गया, उन पे सीबीआई का केस हो गया। दूसरा वो बोल रहा था कि इनके इस बात का कहाँ सबूत है कि उसने वो किया, जिम कॉर्पोरेट में वो शूट करा रहे थे, क्या उनके पास कोई सबूत है? ये भी तो एक मीडिया की चली हुई बात है ना। दूसरी बात रही ईवीएम की, मैं ये कह रहा हूँ कर्नाटक में आप जीत गए, ईवीएम पे किसी ने सवाल उठाया? बीजेपी वाले ने नहीं उठाया। अभी आप जो है अभी तेलंगाना में जीते हैं, आपने कोई सवाल उठाया? ये जो असली कारण है कांग्रेस, मैंने क्या कहा कि आपको देखो हेल्दी विपक्ष की जरूरत है, हेल्दी विपक्ष होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ हेल्दी विपक्ष होना चाहिए, लेकिन आप उतने ही मुद्दे उठाओ ना। आप वही पीच दे रहे हो, आप हिंदू मुस्लिम की पीच दे रहे हो जाके वहां पे। कौन देता है? राहुल गांधी देता है ना, कि भाई वहां पे हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम है अल्पसंख्यक है वो खतरे में है। कौन सा अल्पसंख्यक मेरे को यहाँ पे दिखाओ, 150 मिलेंगे, कोई खतरे पे है तो दिखा दो। एक बात। दूसरी बात, वो पीच आपको नहीं देना था, आपको वही बात करो उनसे ऑथेंटिक, जो आपने पार्लियामेंट में विपक्ष का नेता बनाया वो स्ट्रॉन्ग बनाओ। और आप ये बोलो, आप उनको ये बोलो कि भाई ऐसा है, तो 18 करोड़ रोजगार का मुद्दा उठा, तुम ये बोलो कि महंगाई का मुद्दा उठाओ, आप उनको सर्च करके दो और वही मुद्दे उठाओ, पब्लिक आपके साथ जुड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी सनातन है ना, ये जग गया। अब सनातन के जगने से इनको खतरा ये हो गया, अब कास्ट सेंसस कौन लेके आया? मंडल कमीशन का विरोध किसने किया था? मंडल कमीशन का विरोध राजीव गांधी ने किया था। मंडल कमीशन का विरोध राजीव गांधी ने संसद में किया था, और मंडल पे सरकार चली, बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, मंडल कमीशन की मंडल चलता रहा कितने दिन तक। उसके बाद आरक्षण की बात हुई, अब उसके बाद विरोध किया था। अब आप क्या कह रहे हो? नीतीश कुमार ने लपका वो सिस्टम वहां से कि मैं कास्ट सेंसस कराऊंगा बिहार में सबसे पहले, और मैं अपना फोटो खिंचवाऊंगा मैं, जबकि एक सिस्टम है कि हम 50-60% से ज़्यादा दे नहीं सकते। जब 50-60% से ज़्यादा दे नहीं सकते तो आप 75% लेके चले गए उसको। सबसे पहले तो वो इनवैलिड होगा, लोगों को लॉलीपॉप दे रहा है। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति आपको पता लग गया वो क्या बोल रहे हैं। और देखो उन्होंने सबको इकट्ठा किया, अच्छी बात थी, अच्छा राजनेता था, आज तक गलत कभी बोला नहीं था एक वर्ड भी। और जब आए विपरीत काल विनाशे बुद्धि, जब विपरीत काल आ गया तो वही गलत बोल रहे हैं। अब गलत बोल रहे तो उनका सजा उनको चलो जनता देगी या जो भी करेगी, फिर भी मैं उनको बोल रहा हूँ कि भगवान उनको आज भी सद्बुद्धि दे, अच्छे लीडर थे, बढ़िया से काम करे। उसका मुद्दा वो समेट के लिए आया राहुल गांधी, मैं कास्ट सेंसस कराऊंगा, मैं कास्ट सेंसस कराऊंगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी अपनी जात बता दे। वो अभी चला गया, मैं उससे पूछता कि भाई राहुल गांधी अपनी जात बता दे। मेरी बात तो सुनो, राहुल गांधी जी ये बता दे, देखो मैं नहीं कह रहा कि वो लाभ ले चाहे मत ले, राहुल गांधी ये बता दे कि मैं, जैसे उसमें सब मिक्स है, तो राहुल गांधी बता दे कि मैं या तो मैं ब्राह्मण का सर्टिफिकेट लेता हूँ, ओबीसी का लेता हूँ, दलित का लेता हूँ, ब्राह्मण का लेता हूँ, क्रिश्चियन का लेता हूँ, मुस्लिम का लेता हूँ, बाहर का जो हम एनआरआई वाला है वो लेता हूँ। मतलब वो तो बता दे भाई। हमारे प्रधानमंत्री ने बोल दिया मैं ओबीसी हूँ, और जहाँ तक इन्होंने शादी पे सवाल उठा कि अपने बीवी का नहीं हो पाया, ऐसी बीवी जिसने भी किसी ने भी उठाया, मैं ये कह रहा हूँ ऐसा बीवी ढूंढ लो कलयुग में, जो जबकि इतने साल अलग में रहते हुए उसके लिए परिक्रमा कर रही, मीडिया के सारे चैनल पहुंच गए, उन्होंने एक गलत बात उनके खिलाफ नहीं बोला। ये क्या आपको कुछ दिखता नहीं है? ये कुछ नहीं दिख रहा है? आप वो ऐसे फैमिली से आते हैं, ऐसा मेरे को कोई ऐसा वो उसको बड़ा दर्द होएगा अभी। अब मुझे बता दो, ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर बता दो जिसकी बहन आज चाय बेचती हो। इसमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत तो है नहीं। योगी की बहन आज भी चाय बेच रही है, उसको दिख नहीं रहा है। इसका भाई पेट्रोल भर रहा है, उसको दिख नहीं रहा है। 2 कमरे के मकान में है, वो दिख नहीं रहा है। चाय बेचते थे उसका उनको सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब कौन सा सर्टिफिकेट कहाँ से चाहिए और कौन बनाएगा? मतलब कांग्रेस सर्टिफिकेट बनाएगा कि वो मोदी जी को देगा? अच्छा मेरी बात और सुनो, दूसरा इन्होंने क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाया केजरीवाल जी ने। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मूर्ख प्रधानमंत्री, मैंने भी बहुत मीडिया में देखा। सबसे पहले तो भारत को संविधान जिसने दिया, बाबा साहब अंबेडकर पे वो सवाल उठा रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने ये संविधान इसलिए दिया था कि जो लोग काबिल है चाहे वो मूर्ख भी है, जिसको सिस्टम चलाने का सिस्टम है, वो पॉलिटिक्स में आ सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि एमएलए के लिए इतना वो होना चाहिए, एमपी के लिए इतना होना चाहिए और किसी के लिए कुछ भी होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री बन जाती है और कुछ भी बन जाता है। एक वो संवैधानिक तरीके से बन के आता है। सबसे पहले तो यदि आपको लगता है चेंज करना है तो वहीं पर सवाल उठा के लेके आओ कि सबकी डिग्री ऐसे जारी होनी चाहिए। जब तो इनका अपना सवाल होता है, ये हम आपस में फालतू में लड़ रहे हैं, जैसे वो लड़ रहा है। और मैं आज सोनिया जी हॉस्पिटल में जाएंगे, सबसे पहले मोदी जी का फोन आएगा, मैडम आप ठीक हो, ऑल इज वेल, तो बोलेंगे ठीक है। अभी जो है अखिलेश यादव हॉस्पिटल जाएगा तो योगी जी का फोन होगा, ऑल इज वेल मैम। ये हम आपस में लड़ते हैं। वो जो भाई बोल रहा था वो गलत बोल रहा था, ऐसा नहीं है। 140 करोड़ का प्रधानमंत्री है, इतने लोग आज के डेट में अवेयर हैं, समझदार है। इनको दिक्कत ये है, मेरी बात सुनो, ये बोलते क्या काम करा इन्होंने, मैं इनको काम छोटा छोटा गिनवाया। तो आप सीपी में इससे पहले आते थे, कितने टॉयलेट बने हुए थे मुझे बताओ,
चाहे वो नगर निगम के हो, एमसीडी के हो, किसी की भी चीज़ के हो, कितने टॉयलेट बने थे। जब हम गाड़ी लेके बाहर निकलते थे ना मैडम, तो जो लेडीज बैठी होती थी उनके लिए झाड़ियाँ ढूंढनी पड़ती थी बाहर जाके। और आज के डेट में इन्होंने इतना अवेयर किया कि गाँव से लेके हर जगह लोग जो है टॉयलेट में जाते हैं, कम से कम दरवाजा बंद होता है। कितना बनाया उस पर मैं सवाल नहीं उठा रहा। अब से पहले क्या होता था रेलवे में, लालू जी रेलवे मिनिस्टर बने, हम इसका भाड़ा नहीं बढ़ाएंगे, हम इसका भाड़ा नहीं बढ़ाएंगे और रेलवे को गत में लेके जाएंगे। हम उसके लिए डिब्बा नहीं जोड़ेंगे, एडिशनल कुछ नहीं करेंगे, स्टेशन ठीक नहीं करेंगे, लेकिन हम रेलवे में किराया नहीं बढ़ाएंगे। अरे भैया, जब वो सिस्टम ही नहीं रहेगा और हम उसको फ्री कर देंगे तो फ्री क्या, ये तो चैनल भी नहीं चलेगा फ्री में, तो हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। जब से ये आया इन्होंने एक ईमानदार कोशिश करी, सब चीज़ों पे पैसे बढ़ाए हैं। उसके बाद यदि जनता सपोर्ट कर रहा था, जनता को मूर्ख बता रहे हैं। भाई ये तो अभी वंदे भारत, इससे पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा, बुलेट ट्रेन किसी ने क्यों नहीं सोचा। और दूसरी बात रहा सवाल इसका, इनको ये सब दिन जो कांग्रेस की गलती रही है, एंटनी कमेटी ने इनको समझाया था कि यदि आपके जो बहुसंख्यक जो लोग थे वो आपसे छिटक गए हैं, क्यों कि आप जो है खाली 14% की पॉलिटिक्स करते हो। आप मुझे बताओ, हम 80% हिंदुस्तान में मंदिर नहीं बनेगा, क्या पाकिस्तान में बनेगा? 500 साल से हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे कितने बुजुर्ग ऊपर पहुंच गए। तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है, हमारे आराध्य की बात हो रही है। हम जब जीते हैं तो राम राम, सो के उठते हैं राम राम करते हैं, जब रास्ते में मिलते हैं तो राम राम करते हैं, जब ऊपर में हमारी अर्थी उठती है ना, उस टाइम भी राम राम होता है। हमारे दिलों में बसा है, उसको आप कहाँ से निकाल दोगे राम राम को? जब हम आज जय श्री राम बोलते तब भी हमें डर लगता है। अरे हम, भारत एक ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसमें हम जय श्री राम और ये बोल सकते हैं, अदरवाइज तो हर जगह पूरा आपने वही फैला दिया। भारत को भी 4 टुकड़े, मैं ये कह रहा हूँ, भारत का विभाजन किस लिए हुआ था भाई? हम 2 नेशन थ्योरी थी ना जी, ना कि उन्होंने ये बोला कि हम यहाँ पे रहने का स्थिति ठीक नहीं है, हमें अलग देश चाहिए, हमारे एनवायरमेंट हमारा अलग है, इसलिए हमें रहना चाहिए। फिर भी हमारे बुजुर्गों ने इनको रखा, सजो के रखा। 4% थे, आज 20% है। हम तो कोई सवाल नहीं उठा रहे, कोई लड़ाई नहीं हो रहा है। सारे जितने लोग हैं, ये जो जैसे ये कन्हैया कुमार जैसे हैं या ये भैया जैसे आए वैसे हैं, ऐसे कुछ लोग हमारे समाज में हैं जो फालतू की बातों को उठाते हैं। सब मिलके रह रहे हैं आपस में। मैं कह रहा हूँ, देखो, जितना अधिकार हिंदू को है उतना मुसलमान को है। हमारा कि अच्छा, मोदी जी के आने के बाद से सबसे पहले मेरी बात सुनो, 1000 करोड़ आपके पास हो जाए और रोड पे जब आपको कोई गोली मार देगा, लॉ एंड ऑर्डर कोई मुद्दा है नहीं है। 2014 से लेके आज 2023 चल रहा है, एक भी कोई बड़ा बम, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ कहीं पे। कल जो है यही सीपी पे कभी टिप्पण ब्लास्ट होता था, कभी क्या है सिलेंडर ब्लास्ट होता था, कभी 26/11 के बाद इन्होंने पुलवामा वो गाना गा रहे थे कि उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया। हमने उसके घर में घुस के मारा। और जब से मोदी जी आए, आर्थिक स्थिति आप देखो ना पाकिस्तान की है क्या? पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, आज यदि ये चुनाव लड़े ना वहां से मोदी जी, तो पाकिस्तान से भी जीत जाएंगे। ये जितने हमारे सेकुलर गैंग है ना, उनका मुंह बहुत तरीके से बंद हो जाएगा। अच्छा, ये हर हमेशा चाहते हैं कि अच्छा, मोदी जी के आने के बाद बहुत सारे मुसलमान इसमें जुड़े हैं और वो लोग वोट भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है। जो समझदार मुसलमान, मैं कह रहा हूँ कर रहे हैं यार, जहाँ पे चलो ठीक है कर रहे हैं, धीरे धीरे आएगा, कोई बात नहीं, चाहे मत करे। लेकिन उन्होंने कौन सा गलत काम उनके लिए कोई किया आज तक? मुझे बता दे कि भाई, जैसे कोई हम टॉयलेट बनाए तो हमने ये पूछ के दिया कि ये मुसलमान को नहीं देंगे या इसको नहीं देंगे। बराबर का शहरी है, बराबर का अधिकार सबको मिल रहा है। बस में जा रहे हैं, सब लेडीज को फ्री है, उनका भी फ्री है, उनका भी फ्री है। ये जो सेकुलर गैंग है ना, ये हिंदू मुस्लिम करता है और फिर वो बात किसको बोलता है? मोदी जी ने धर्म का राजनीति चल गया, इसका चल गया, उसका चल। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ, तू बोल रहे कि भाई उनको सरकार को घेरो, अच्छे विपक्ष की जरूरत है। 18 करोड़ रोजगार कहाँ है? बिल्कुल हम साथ हैं। आप सिलेंडर लेके चलो, सिलेंडर लेके उठाओ, अब बोलो कि भाई सिलेंडर के रेट क्यों बढ़ गए, वो जवाब देगा कि सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर कौन करेगा? जैसे वो बैठ रहे या हम बोल रहे, हम थोड़ी मजबूर कर सकते हैं। वो तो सरकार को मजबूर वही करेगा जो विपक्ष का लीडर हो। ठीक है, सो मैं 3 चीजें कहना चाहता हूँ। 26/11 जब हुआ, ठीक है, उसके बाद जब हमारे जवाब देने की बात आई, ठीक है, मनमोहन सिंह जी ने मुंह पे कहा कि नहीं भाई, हम ना पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकते हैं, वरना अमेरिका क्या सोचेगा। ये उनका जवाब था मैम, ठीक है। आज हम अभी 2 दिन पहले वो हंसा फैजल करके जो बंदा मारा गया है, 2 दिन पहले मारा गया, ठीक है। आज एक कोई टैंकर में ब्लास्ट हुआ है, आईएसआई को पता नहीं है कि अपने देश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान को कोई अंदाजा नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अभी मतलब आज दोपहर को एक टैंकर में ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे, एकदम आर्मी कैंटोनमेंट के एरिया के पास, ठीक है। खैर, पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसको छोड़ो, लेकिन हमारे देश के वही प्रधानमंत्री ने ये कहा, ठीक है, कि अमेरिका क्या सोचेगा, उस सोच के बाद हम उन पे हमला नहीं कर सकते। दूसरा मैम, जो आपने प्रूफ मांगा था ना, मैं उसकी एक बात करूं।
जब यहाँ पे दंगे हो गए, ठीक है, उसके बाद 2 बुक्स लिखी गई, ठीक है, मतलब एकेडेमिया का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई ब्लूम्सबेरी पब्लिकेशन से, ठीक है। उस दोनों बुक्स का नैरेटिव ऐसा था कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम्स है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, और मेरे को दोनों के ऑथर्स नहीं मालूम, पर मैं आपको डिटेल दे दूंगा, आपको जो चाहिए वो। तो मोनिका अरोड़ा जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है, उन्होंने एक बुक लिखने की कोशिश की जिसमें उन्होंने एक न्यूट्रल परिप्रेक्ष्य की दिल्ली में क्या हुआ था, जामिया में क्या हुआ था, जेएनयू में क्या हुआ था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ में क्या हुआ था वगैरह सब वो ड्राफ्ट करने की कोशिश की। ब्लूम्सबरी ने कहा ठीक है हम पब्लिश करेंगे, आप कॉपी दे दो। तो फर्स्ट एडिशन में 15,000 कॉपीज छपनी थी। 100 कॉपीज छप जाने के बाद, 100 कॉपीज छप जाने के बाद ब्लूम्सबरी ने वो कॉन्ट्रैक्ट मोनिका अरोड़ा जी से रिपील कर लिया कि नहीं हम नहीं छाप के देंगे। दिल्ली राइट्स 2020 करके नाम है उसको, उसके बाद गरुड़ प्रकाशन ने छापा जिसमें तथ्य दिखाए गए थे और जिसमें जिनका जिनका जो गलती है, ठीक है, वो दिखाने का प्रयास किया गया था। मोनिका अरोड़ा जी की किताब है, आप जाके पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी है, सारी तथ्यात्मक। अगर वो बुक भी सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट हाँ बोल दे एज अ प्रूफ तो पता चल जाएगा कि कन्हैया कुमार कितने दोषी कितने निर्दोष है और वो नारे क्या लगे थे या नहीं लगे थे। दूसरा, मैम जो नारे की बात आप कर रहे थे, कोई भी नारे वहां पे प्लान्ड थे ही नहीं, ठीक है। जो अगर मान लीजिए कुछ नारेबाजी तो हुई थी, हाँ या ना, चलो मान लीजिए कि अगर आप ये कहती है या कोई और ये कहता है कि नहीं भाई क्या नारे लगे उसके प्रूफ नहीं है, पर वो तो एक कल्चरल इवेंट था, वहां पे तो कोई नारे लगने ही नहीं थे, तो कुछ तो हुआ था, कोई नारेबाजी तो हुई थी। एबीवीपी के बच्चों को मारा गया था और वो मारते रहते, आज तक मारते रहते। बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पे लास्ट में ऑफिशियल रायट्स हुए जेएनयू में, उनकी वाइस चांसलर को बंदी बनाया गया, ठीक है, जेएनयू की वाइस चांसलर को। खैर छोड़िए। तीसरा मेरा पॉइंट ये था कि आज का जो ये भारत है, 2014 के बाद का जो भारत है, ठीक है, वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे आप देखिए पन्नू बार बार धमकी दे रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कनाडा को हमने शांत करवा दिया। कतर में जो अभी 2 महीना पहले उन्होंने कहा कि हम 8 आपके नेवी के एक्स ऑफिसर्स को लटका देंगे, उनका कुछ नहीं हो पाया अभी तक। पहले उन्होंने मना भी किया, हमने रिव्यू पिटीशन फाइल की, उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। फिर हमने एक और बार कहा तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है हम रिव्यू करेंगे इसको। अमेरिका पे हमारे क्या हालात है, बाइडन कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। मोदी जी जहाँ पे अभी COP23 में, मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज वाली जो उस पे गए थे, उन्होंने कहा कि हम इसको लीड करेंगे, उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है 2028 में आप COP33 को लीड कीजिए, सेम जैसे G20 को लीड किए थे हमने। और उन्होंने कहा कि जैसे G20 लीड किए उससे भी बढ़िया, और हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी भी हो गए। तो जिस हिसाब से हमारा देश धीरे धीरे चाहे आर्थिक एस्पेक्ट हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो, हम अभी हमने नेवी डे मनाया तो हमने एक और मतलब हमारा एक और जो पनडुब्बी है उसको लॉन्च, मतलब उसको कमीशन किया गया। तो हम हर चीज़ में धीरे धीरे, आज ही हमने वो चंद्रयान का पेलोड वापस मंगवा लिया और मोदी जी ने ट्वीट भी किया है कि चलिए बहुत अच्छी बात है कि हमने एक और सफलता, इसरो वापस लेके आया, हमारा पेलोड वापस आ गया है सक्सेसफुली। तो बात ऐसी है कि हर दिशा में हम आगे तो बढ़ रहे हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। चुनाव भी धीरे धीरे ये पार्टी अच्छे फुटप्रिंट्स के साथ जीत रही है। छत्तीसगढ़ कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, नो एग्जिट पोल्स और प्रेडिक्टिंग इट, ठीक है, फिर भी जीत गए। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से काम हो रहा है अच्छा हो रहा है। मुद्दे जो आप अगर ऐसे उठाओगे तो उस मुद्दों पे उन लोगों के पास जवाब है, इसीलिए मेरे को लगता है कि वो चाहे संसद हो चाहे कहीं पे भी हो, गौमूत्र वाली बातें करते रहते हैं। ये वो स्टालिन की तो खैर वो एक स्टाइल है उनका DMK का ऐसे लड़ाई करने का, तो वो यही मुद्दे लेके आएंगे और जितना ये मुद्दे लेके आएंगे मेरे को लग रहा है कि और ज़्यादा सीट्स जीतेंगे 2024 में बीजेपी। ऐसी माहौल एक बारी पहले भी बना था EVM को लेकर के, तो चुनाव आयोग ने पहले भी इनको ऑफर दी थी, EVM मशीन रखी और सबको बुलाए, सारी पार्टी को बुलाए कि इसको हैक करके दिखाओ। सारी पार्टी वाले के नेताओं को बुलाया और बोला कि तारीख रखी इस डेट तक आ जाओ और इसको हैक करके दिखाओ। कोई भी नहीं पहुंचा था, पता नहीं कोई एक आधा पहुंचा था या नहीं पहुंचा था, लेकिन आधे से ज़्यादा कोई पार्टी नहीं पहुंची थी। तो इनकी पोल पट्टी तो वहीं खुल जाती है। अगर बीजेपी हार जाती तो EVM का मसला उठता ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये थी दिल्ली की जनता की राय, आप लोगों की क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध TV। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।